स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। कैसे, मैंने बताया इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने वो क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ करने की सरकार ने सोचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पिछली बार हमने देखा था एग्रीकल्चर का ग्रोथ, इस बार हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या सरकार ने किया। तो पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के होने से ही ग्रोथ होता है। इंडस्ट्रीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का इंडस्ट्री अगर वहाँ नहीं है तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड कंट्री है। आप कॉटन उगा ले रहे हैं, कॉटन से शर्ट बनाने की टेक्निक आपके पास नहीं है, इंडस्ट्री आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री किसी लायक नहीं है। तो अगर आप डेवलप्ड होना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ के पथ पे चलना चाहते हैं, ग्रोथ के पाथ पे चलना चाहते हैं, तो आपके वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, सेकेंडरी सेक्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि क्या वैसी चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ इंडस्ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, हम वो देखने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंस, फोकसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फोकस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने साड़ियों की फैक्ट्री बैठा ली, शर्ट्स की फैक्ट्री बैठा ली, टीवी की फैक्ट्री बैठा ली, फ्रिज की फैक्ट्री बैठा ली, तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल भी तो लाएंगे कहीं से। शर्ट की फैक्ट्री मान लीजिए बैठाई तो उसके लिए कॉटन लाएंगे तो किसके वहाँ से आएगा? वो आएगा फार्मर के वहाँ से। तो फार्मर से जब आप कॉटन खरीदेंगे तो फार्मर को पैसा मिलेगा और फार्मर का जो इनकम लेवल है वो क्या होगा? बढ़ेगा। इनकम लेवल बढ़ने से फार्मर क्या करेगा? चीज़ों की डिमांड करेगा जो कि फैक्ट्री में बन रही है, शर्ट नया नया पहनेगा फार्मर भी। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या करता है? हेल्प करता है, इनकम लेवल को बढ़ाता है। इनकम लेवल बढ़ने पे आपका कंजम्पशन बढ़ता है। आज आप लखपति हैं, कल करोड़पति हो जाएं, तो आज आप बाइक से चल रहे हैं, कल आप कार से चलने लग जाएंगे। तो क्या हुआ? आपका इनकम लेवल बढ़ा तो आपका डिमांड भी चीज़ों को लेके, कंज्यूमर गुड्स को लेके या कैपिटल गुड्स को लेके बढ़ा। तो ये क्या है? ये दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या करता है? जो इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री का वो क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है। नेक्स्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज क्या देता है? इंडस्ट्रीज नौकरियां देता है। इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से हट के कुछ अलग करने का जो है डायरेक्शन देता है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे देश में तो नौकरियां भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती तो लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते, अपने भरी का खाते, अपने भरी का उगाते, अपने भरी का खाते। ये क्या होता? यही चलन चलता आता, सब्सिस्टेंस फार्मिंग चलती आती, कॉमर्शलाइजेशन हो ही नहीं पाता अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाता अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो। इसलिए इंडस्ट्रीज़ क्या करता है? इंडस्ट्रीज़ है एक अच्छा स्रोत है एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का, जहाँ पे लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, अपनी फैमिली को सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। आज क्या है? ट्रैक्टर, टाली, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही तो लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने लग गए, मशीनों का यूज़ करने। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग का मतलब मशीनों का यूज़ करके फार्मिंग करना। लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लग गया रॉ मटेरियल का, कॉटन का, वीट का, राइस का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होने लग गया। इसीलिए जो फार्मर्स थे अब वो मशीनरी का यूज़ करने लग गए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्राली, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ? प्रोडक्शन कर पाएँ मशीनों का यूज़ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ? कॉमर्शलाइजेशन और सेल कर पाएँ, अपने रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल दे पाएँ वो फैक्ट्रीज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन से शर्ट बने, वीट से आटा बने, ये सब चीज़ें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किस में हेल्प किया? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग करने में भी हेल्प किया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही, इंडस्ट्रीज लगने की वजह से ही कैपिटल इंडस्ट्री, जहाँ पे मशीनें वगैरह बनती हैं, हार्वेस्टर कहाँ बनता है? किसी इंडस्ट्री में ही तो बनता होगा। और आपका ट्रैक्टर कहाँ बनता है? किसी इंडस्ट्री में ही तो बनता होगा। तो इसके लिए क्या है? ये भी रिस्पॉन्सिबल है, मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करने में भी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है फार्मिंग सेक्टर में। नेक्स्ट, इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। ये क्या करता है? हर सेक्टर को इम्पार्ट डायनेमिज्म मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर को ग्रोथ नहीं देता है। ये क्या देता है? हर सेक्टर में हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए। किसी जगह अगर इंडस्ट्री लग गई, किसी एरिया में इंडस्ट्री लग गई, तो वहाँ स्कूल भी खुल जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी खुल जाते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लोग भी आ जाते हैं जो इस इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे होते हैं। इस तरह से उस पूरे एरिया का क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये डायनामिज्म मतलब कि चेंजिंग, ये पूरे ग्रोथ प्रोसेस को ही पूरा जो है ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्या होता है?
बाहर के कुछ फॉरेनर आए, यहाँ पे इंडस्ट्री लग गई, अब वेस्टर्न वो क्लोथ बनाने लग गए। हम लोग पहले धोती पहनते थे, अब जीन्स पहनना शुरू कर दिए। तो ये क्या हो गया, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता क्या हो गई, उसका भी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ। ठीक है, हमने वेस्टर्न कल्चर सीखा, हमने चीज़ों का यूज़ सीखा। ठीक है, हमने नए नए चीज़ों का डिमांड करना शुरू किया इंडस्ट्री लगने की वजह से। तो ये क्या है, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। हमने उनकी भाषा सीखी, उन्होंने हमारी भाषा सीखी। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम चीज़ों का आदान प्रदान कर पाए। चाहे जापान से आज हम फ़ोन इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारे वहाँ से जापान वीट मंगाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एक तरह का सिविलाइजेशन का ग्रोथ है। वहाँ से हम कपड़े मंगाते हैं, मान लीजिए अमेरिका से, तो यहाँ पे से भी साड़ियाँ ब्राज़ील में जाती हैं। तो ये क्या है, सिविलाइजेशन का ग्रोथ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कैसे, अच्छा इंडस्ट्री लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो सड़कें अच्छी होंगी, बिल्डिंग अच्छी बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री लग गया, यहाँ पे इंडस्ट्री लग गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ताकि रॉ मटेरियल आ पाए इजी वे में। यहाँ पे लोग नौकरी करने आएंगे तो अपना घर बसाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे घर बसाएंगे तो उनके बच्चे होंगे, वो स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा, और उनके बच्चे या वाइफ कहीं बीमार हो जाएंगी तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल खुलेगा। इस तरह से ये पूरे एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पावर वगैरह यहाँ पे आने लग जाती है। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चरल में। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सिंक्रोनन ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ के एक पैरेलल में चलता है। अगर ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करने से, या सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करने से ग्रोथ नहीं माना जाएगा। ग्रोथ अगर आपको करना है तो आपके पास इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, आपके पास कॉटन से शर्ट बनाने का टेक्निक होना चाहिए। ये होता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सिंक्रोनन ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ साथ साथ चलने वाली चीज़ है, पैरेलल चलने वाली चीज़ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर नेसेसिटी डायरेक्ट पार्टिसिपेंट ऑफ स्टेट। मतलब कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का क्यों डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में, या क्यों उनका सरकार का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस ज़रूरी था इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ में, क्यों ये ज़रूरी था, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ज़रूरी था। पहला हमारा लैक ऑफ कैपिटल। पहली बात तो ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990 तक। 1947 से 1990 तक के बीच का हम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का क्या सिचुएशन था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो बहुत खराब था, इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1990 तक क्या सिचुएशन था। तो इस पे पहले एक स्टोरी आप समझ लीजिए। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, 1951 से हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। उस दौरान सरकार ने ये डिसाइड किया था कि भाई वो सोशल जस्टिस को लेते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, यानी कि मार्केट फोर्सेस पे, यानी कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर प्राइजेस को चीज़ों के नहीं छोड़ेगी। मतलब जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी प्राइस बहुत उसकी सप्लाई कम होगी, उसकी प्राइस हाई होगी। तो ये सब चीज़ें सरकार प्राइस डिसाइड करती थी। मतलब इसके ओवरऑल कहने का मतलब है कि 1947 से लेकर 1990 तक के बीच में सरकार सब कुछ, फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का सब कुछ सरकार मैनेज करती थी, कुछ भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं था। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आगे हम पढ़ेंगे और इसकी पूरी स्टोरी जानेंगे कि क्या था। पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी था सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस ये पब्लिक सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा मारामारी थी, किसी के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे से क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके फैक्ट्री में। बहुत कम 2% 3% लोगों के पास ही पैसा था, ठीक है। बाकी लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। इसलिए लैक ऑफ कैपिटल की वजह से, यानी कि पैसा ना होने की वजह से सरकार का ये रोल होता था, सरकार का ये नेसेसिटी था कि डायरेक्ट उनको पार्टिसिपेशन करना पड़ा। हम ये क्या कहते हैं आपका डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है।
नेक्स्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट, लोगों की चाहत कम थी इन्वेस्ट करने। इंड्यूसमेंट मतलब चाहत, लोगों की चाहत क्या थी? कम थी इन्वेस्ट करने की। क्यों कम थी चाहत इन्वेस्ट करने की? ये पूरा चेन है जो आपको समझाएगा कि लोगों की चाहत क्यों नहीं थी इन्वेस्ट करने की। पहला है लो इनकम, लोगों की क्या थी? इनकम कम थी, मैंने पहले ही बताया। दूसरा, लो इनकम आपकी है, आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो डिमांड भी आप क्या करेंगे? बहुत एसेंशियल चीज़ों की ही डिमांड करेंगे, रोटी दाल की ही डिमांड करेंगे। तो लो डिमांड थी चीज़ों को लेके। लो डिमांड है, मान लीजिए जब डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की तो लोग इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जब डिमांड होगा तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए आज सैनिटाइज़र का डिमांड है, तभी तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सैनिटाइज़र की फैक्ट्री में। सैनिटाइज़र का डिमांड ही ना हो, मास्क का डिमांड ही ना हो तो कौन इन्वेस्ट करेगा? नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो क्या था? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। लो इन्वेस्टमेंट आपका दिखाता है फिर से लो इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है तो कोई नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है तो पैसा फिर से कम, लो इनकम है, आपकी कोई आमदनी नहीं है। तो ये चेन यहाँ से क्या होता था? फिर से लो डिमांड, ये चेन चलता जाता था। तो इसलिए इस चेन को ब्रेक करने के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, अपने पास से करना पड़ा इन्वेस्टमेंट, ताकि वो क्या कर सके? इंडस्ट्रीज को ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं तो वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे। वो ये नहीं ध्यान देंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना है, वो ये सब नहीं ध्यान देंगे। वो अपने प्रॉफिट पे बस ध्यान देंगे, वो मशीन्स का यूज़ करेंगे। वही सरकार है तो सरकार ने इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, ताकि वो क्या कर सके? ग्रोथ कर सके विथ सोशल जस्टिस, सामाजिक समाज को देखते हुए। समाज में बहुत गरीब लोग थे, बहुत अनएम्प्लॉयड लोग थे, नौकरी नहीं थी सबके पास। तो सरकार ने फैक्ट्रियां बैठाई, उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया, मतलब कि लेबर के द्वारा चीज़ें बनाने का टेक्निक यूज़ किया, मशीनरी का यूज़ नहीं किया। लेबर का यूज़ इसलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये सब चीज़ें थी। ये 3 हमारे ऐसे पॉइंट है जो दिखाते हैं क्यों सरकार को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर IPR 1956। IPR मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये है 1956 में ये पॉलिसी आई थी। इसका सीधा सिंपल ये मतलब था कि सारी इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में रहेगी, डिसीजंस रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज सरकार लेगी। इट इज वॉज क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी होगा उसमें सरकार का ही रोल रहेगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस कोई हक से प्राइवेट सेक्टर का नहीं होगा। सरकार लाइसेंस देगी सबको, ठीक है। और सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो ग्रोथ करना चाहती थी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए वो ग्रोथ करना चाहती थी। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देना चाहती थी। IPR 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान से लागू हुआ था, यानी कि 1956 में जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1956 में, उसमें वो पूरा जो है 5 ईयर प्लान इसके बेसिस पे तैयार हुआ था, IPR के बेसिस पे। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या था, IPR में क्या क्या चीज़ें थी, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या क्या था IPR? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पहला क्या है? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी दुक्का थोड़ा मोड़ा 2-3-4 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे। और अब जो बची कुछ इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट के लिए छोड़ रखी थी, और उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह मांगते थे। यानी कि प्राइवेट 1947 से लेकर 1990 के बीच में प्राइवेट सेक्टर को कोई अधिकार नहीं था। वो अपनी इंडस्ट्री बैठाने का बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत परमिट लेना पड़ता था। और जो 2-4 लोग पहले से इंडस्ट्री लगा रखे हैं वो अगर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी परमिशन नहीं थी, उनको भी उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा जो है IPR ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। सारा जो मेन रोल प्ले करने, यहाँ से सारा जो मेन रोल था वो किसके हाथ में चला गया? सरकारी इंडस्ट्रीज के हाथ में चला गया और सरकार के हाथ में चला गया। कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो बिना सरकार के परमिशन के नहीं लगेगी, कोई भी इंडस्ट्री लगेगी वो सरकारी ही लगेगी, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसे नहीं लग सकती। ये सारे पॉलिसीज थे इसमें। तो पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3 तरह से इंडस्ट्रीज को बांट दिया गया। पहला था, मैंने बता ही दिया है कि those which would be established and developed exclusively at
पब्लिक सेक्टर, कुछ ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर डेवलप हुए, कुछ ऐसे थे जो प्राइवेट और पब्लिक मिलके चलाए, और बाकी कुछ बचे हुए इक्का दुक्का प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। तो ये था 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत पड़ने लग गई। अब बिना लाइसेंस के कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था। सरकार क्या कहती थी, लाइसेंस उनको उस लाइसेंस देती थी अगर वो बैकवर्ड रीजन्स में, मतलब जहाँ पे डेवलप नहीं है जो रीजन, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगाए तब उनको कहती थी लाइसेंस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक धमकी भरा लहजा होता था सरकार का। तो इसीलिए यहाँ लिखा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सरकारी कंपनियाँ तो इस्टेब्लिश हो जाती थी इजिली, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियाँ थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, उनको बहुत ज़्यादा लाइसेंस का झमेला था। जो पहले की कंपनियाँ थी, लाइसेंस उनको एक्सपेंड करने के लिए भी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इंडस्ट्रियल कंसेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज जो चलती थी, जो अगर बैकवर्ड एरिया में कुछ इंडस्ट्री किसी प्राइवेट सेक्टर वालों ने लगा भी दी है तो उनको इसके बदले क्या मिलता था, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था टैक्स हॉलीडे के नाम का। टैक्स हॉलीडे मतलब फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर सम डेज, कुछ टाइम के लिए उनको टैक्स नहीं पे करना होता था। और पावर में उनको सब्सिडी मिल जाती थी, मतलब पावर सप्लाई, जो फैक्ट्री के लिए जो एनर्जी लगती है, जो पावर लगती है, जो बिजली लगती है, उसमें छूट मिल जाती थी। ठीक है। और ये आईपीआर का मेन मोटिव क्या था? आईपीआर का मेन मोटिव था अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। प्रॉफिट कमाना नहीं था सरकार का मेन मोटिव। सरकार का मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर पाए, एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोशल कंडीशन को सुधार पाए लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी को हटा पाए। ये था आईपीआर का मेन मोटिव। This is the most important topic today. We are going to do development of SSI, small scale industry, a policy instrument to promote the goal of employment and equity. मतलब क्या है, सरकार ने जब आईपीआर लॉन्च किया 1956 में, एक ऐसी पॉलिसी जिसने पब्लिक सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो उसमें आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आया। ठीक है। और ये क्यों आया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को, इक्वालिटी को, सबको बराबर नौकरी मिले, सबको अच्छे से नौकरी मिले, सबको अच्छे से रहे, सबको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इस सब की। तो इसमें दो डायमेंशंस आते हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दो पार्ट थे, एक तो था लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, उसमें क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे बढ़ाने के लिए उसका ग्रोथ किया जाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता था बड़ी इंडस्ट्रीज का, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, जो कि आपका था स्टील और आयरन का। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेसाइड सोशल जस्टिस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए ये किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए इसलिए कहा गया ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके और सबको सोशल जस्टिस मिल सके, सबको एक अच्छे से जीने का अधिकार मिल सके, समाज में एक सबके पास पैसे हों, सबको जी खा सके, एक सामाजिक न्याय हो सबके साथ, एक अच्छे से लोग रह सके। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1991 में एक डेफिनेशन दी गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, कि जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक का है वो कंपनी कहलाएगी, वो इंडस्ट्री कहलाएगी स्मॉल स्केल। लेकिन उसके बाद उसको चेंज किया गया और उसको 5 करोड़, जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का है, उससे ज़्यादा नहीं है, उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज के टाइम में। ठीक है। एसएसआई इज़ वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ आज के टाइम में। ठीक है। एट द बिगिनिंग इट वाज वन हु इन्वेस्टेड डिड नॉट हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख। पहले क्या था 1951 में कि 5 लाख से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट नहीं था जिस इंडस्ट्री का, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे। अब क्या है, 5 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, क्या अचीव करना है। ठीक है। कार्वी क्या क्या चीज़ें अचीव करना है, ये कार्वी कमेटी ने सेटअप किया हुआ, कार्वी कमेटी के द्वारा बताया गया था। इसको विलेज और एसएसआई कमेटी भी कहते हैं, जो 1955 में सेटअप की गई थी। इस कमेटी के तहत ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं, 3 ऐसे पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जो बताते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों डेवलप करने के लिए, क्यों आगे बढ़ाने के लिए सरकार इतना जोर दी कि ऐसी कमेटी बनाई गई और सारी चीज़ें हुई। तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक जो हैं एसएसआई के,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? छोटी जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जनरली लेबर काम करते हैं, जनरली ह्यूमन काम करते हैं, क्योंकि मशीनरी के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता है और इसलिए वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, लोगों को नौकरी देती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोगों को नौकरी देने में मददगार होती है। जब नौकरी होगी तो क्या होगा, पैसे होंगे, पैसे होगा तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो लोग क्या करेंगे, जाके मार्केट में सामान खरीदेंगे, मार्केट में सामान खरीदेंगे तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये सर्कल ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नौकरी फिर से मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगा, इस सर्कल चलता रहेगा। तो इसलिए क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है, मतलब कि फैक्ट्री में लेबर वहाँ काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और ये एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, एम्प्लॉयमेंट को घटाता नहीं है। नेक्स्ट, SSI शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, वो उसको ऐसी जगह सेटअप करना पड़ता है, रॉ मटेरियल के पास सेटअप करना पड़ता है, रॉ मटेरियल के पास सेटअप करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने अल्कोहल की फैक्ट्री लगाई, तो अल्कोहल की फैक्ट्री मुझे ऐसी जगह लगानी होगी जहाँ पे शुगर केन आराम से पहुँच जाए, जहाँ पे शुगर से ये अल्कोहल बनता है, शुगर केन से, तो शुगर केन आराम से पहुँच जाए, मुझे ऐसी जगह अल्कोहल की फैक्ट्री लगानी होगी। या रॉ मटेरियल अल्कोहल के लिए क्या है, शुगर केन है, तो शुगर केन जहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है मुझे उसी के पास लगानी होगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहे, जल्दी से जल्दी रहे और लेट ना हो और पास में रहे फैक्ट्री के। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, लोकेशनल फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ये कहीं भी लगाया जा सकता है। इसमें अगर रॉ मटेरियल थोड़ा दूर से भी आ रहा है तब भी काम चल जाता है, और ये क्या है, इक्वालिटी ओरिएंटेड है, ये कहीं भी लग जाता है, इसका सब जगह लगने की वजह से ये क्या जनरेट करता है, ये इक्वालिटी जनरेट करता है, रीजनल ग्रोथ भी करता है। जो अगर कोई बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आराम से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब क्या है इसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटा इन्वेस्टमेंट में काम चल जाता है तो कोई भी इसको खोल सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई भी सेटअप कर सकता है, और इसीलिए ये सभी के लिए क्या है, बराबर है, सभी के लिए क्या है, बराबर है, कोई भी सोसाइटी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कार्वी कमेटी के मद्देनज़र एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ये दिखाते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थैंक यू। This is going to be last topic for you all and the most important one, features of strategy of industrial growth. Industrial growth के 1950 से लेके 1990 तक वो कौन से ऐसे फीचर हैं जो शो करते हैं कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ गवर्नमेंट के थ्रू जो हो रहा था वो कैसा था, उस समय का क्या पॉलिसीज थी, क्या था, सारी चीज़ें वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो आर फर्स्ट फीचर ऑफ 1950 से लेके जो 1990 तक जो पॉलिसी चल रही थी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वो उसका फर्स्ट फीचर क्या है, पब्लिक सेक्टर प्लेज प्राइमरी रोल। पहला बात, पब्लिक सेक्टर को क्या दिया गया था, प्राइमरी रोल प्ले करने के लिए दिया गया था। बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को छूट नहीं दी गई थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आराम से लग सकती थी, और जो मेन रोल प्ले कर रहा था वो कौन कर रहा था, पब्लिक सेक्टर कर रहा था, ताकि वो क्या कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ कर पाए। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर प्ले सेकेंडरी रोल एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज। इसका मतलब ये है प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा था, मेन रोल नहीं प्ले कर रहा था, वो हमेशा पब्लिक सेक्टर के पीछे खड़ा हुआ था, उसको पीछे ज़बरदस्ती खड़ा रखा गया था। अगर वो कुछ करना भी चाहता, अगर वो प्राइवेट सेक्टर अगर इंडस्ट्रीज़ बैठाना भी चाहते तो भी उनके पास ये हक नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज़ बैठा सकें। ठीक है, एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज में क्या था, बहुत ध्यान समझिएगा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना पड़ता था। कोई भी इंडस्ट्री उन्हें बैठानी है उसके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता जो कि ईजिली नहीं मिलता था। और अगर उनको अपनी फैक्ट्री को, कोई पहले से बैठी हुई फैक्ट्री है उसको उन्हें एक्सपेंड करना है तो उसके लिए भी, उसको उन्हें आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ये था परमिट लाइसेंस राज उस समय का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकसेस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कोई भी सामान फॉरेन से अपने देश में मंगाना। जापान से अगर मैं कोई फ़ोन यहाँ मंगा रहा हूँ तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब इसका कोई और विकल्प, मुझे वहाँ से जापान से फ़ोन ना मंगाना पड़े, इसका कोई और विकल्प। इसका क्या विकल्प है कि मैं अपने घर में ही कोई ऐसा फ़ोन बनाऊँ, कोई ऐसा यंत्र बनाऊँ जो उसका काम करे, जापान वाले फ़ोन का काम करे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब
जो फीचर था, सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अपनाई कि जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी ज़रूरी चीज़ों की, वो जो सामान बाहर से आ रहा है वो आना बंद होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, या होगा भी तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस वगैरह लगेंगे। तो इस सब की वजह से सरकार ने अपने वहाँ ही फैक्ट्री लगवाना शुरू किया उन सब सामानों का जो बाहर से आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो हमारे घर की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको बाहर के कंपटीशन से वो बची रहे, इसलिए फॉरेन की कोई भी कंपनीज़ को यहाँ अलाउ नहीं किया गया इंडस्ट्री लगाने के लिए 1950 से लेके 1990 तक। ठीक है, और इसको कैसे रोका गया, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया, फॉरेन कंपटीशन से बाहर की कंट्रीज़ के कंपनी यहाँ ना आए, इंडिया में ना आए, ना फैक्ट्री अपनी लगाए, इसको कैसे रोका गया, हैवी ड्यूटी लगा दिया गया। उनका जो सामान आता था बाहर से दो तरीके से इसको रोका गया। पहले तो जो फैक्ट्रियाँ उनकी अपने देशों में लगी थी, जैसे जापान में कोई फ़ोन की फैक्ट्री लगी है, वो फ़ोन अगर मुझे 1950 से लेकर 1990 के बीच में अगर मुझे कभी मंगाना होता था, इम्पोर्ट कराना होता था, तो उस पर हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। जब वो फ़ोन इंडिया में आएगा तो बहुत महंगा आएगा, तो इसलिए कोई मंगाएगा नहीं, कोई इंपोर्ट कराएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटास टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, अपने घर की इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कोटा फिक्स कर दिया कि भाई जापान से 2 ही पीस फ़ोन आएगा, 4 ही पीस फ़ोन आएगा, ऐसा कर दिया। जो लोग मंगाना भी चाहते थे हाई रेट पर भी, जो इम्पोर्ट इतना ज़्यादा हैवी टैक्स लगने के बावजूद मंगाना चाहते थे, इम्पोर्ट कराना चाहते थे, तो उसका भी कोटा फिक्स कर दिया कि 4-5 ही आएगा पीस, ज़्यादा नहीं आएगा, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है फ़ोन की वो डेवलप कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बैठाया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज व्यू टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्लान बनाया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्लान बनाया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीनरी का यूज़ होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि लेबर, कोई भी काम करने के लिए लेबर लगते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इसमें टारगेट रखा गया, सरकार ने टारगेट रखा। तो ओवरऑल ये फीचर्स क्या दिखाते हैं, ओवरऑल ये फीचर्स दिखाते हैं कि प्राइमरी रोल कौन प्ले कर रहा था, मेन रोल कौन प्ले कर रहा था, सरकारी कंपनियां प्ले कर रही थी, सरकारी फैक्ट्रियां प्ले कर रही थी, पब्लिक सेक्टर प्ले कर रहा था, गवर्नमेंट प्ले कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर को कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, दिस वॉज योर फीचर। अब हम लोग देखना चाहते हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका जो ये आपका 1950 से लेकर 1990 तक जो ये पॉलिसी चल रही थी सरकार की कि सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा, इसका गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट क्या है। सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी, इसका गुड इम्पैक्ट क्या है। इसका गुड इम्पैक्ट पहला तो ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट बिग पुश, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल राइज हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार फैक्ट्रियाँ लगाने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अपने अंडर में काम करने लग गई। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ा। इसका गुड इम्पैक्ट था कि भाई बहुत ज़्यादा 6% 1950 से लेके 1990 तक 6% एनुअल का ग्रोथ हमें प्रोडक्शन में दिख रहा था। लेकिन उसके बाद का अभी देखेंगे, पहले तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिला, गुड इम्पैक्ट हमने देखने को मिला स्टार्टिंग में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन राइज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट, डाइवर्जन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब पहले हम लोग वीट और राइस में ही, कॉटन में ही, शर्ट में ही, टेक्सटाइल में ही इंडस्ट्रीज लगे रहते थे, लेकिन अब डाइवर्जन का मतलब होता है अब हम लोगों ने अपनी अपनी दिशा चेंज कर दी। अब इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी लगने लग गई, टीवी, फ्रिज, एसी की भी इंडस्ट्री लगने लग गई। तो इस तरह से इसका गुड इम्पैक्ट ये रहा पब्लिक सेक्टर का कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की भी इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बाय ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ जब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने लग गई सरकार, तो उसके आसपास रोड बनने लग गए, उसके आसपास स्कूल खुलने लग गए, उसके आसपास एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खुलने लग गया, उसके आसपास हॉस्पिटल खुलने लग गए। तो इस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस थ्रू एसएसआई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से सरकार ने कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। इससे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ सोशल जस्टिस के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ग्रोथ हुआ। सामाजिक न्याय कब होता है, सामाजिक न्याय तब होता है जब सभी लोगों को खाना मिले, सभी लोग मेहनत करके अपना खुद कमाएं, सभी लोगों को नौकरी मिले। ठीक है, तो सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करके ग्रोथ किया सोशल जस्टिस के साथ, एम्प्लॉयमेंट दिया सबको,
इक्वल स्टेटस देने की कोशिश की। इट वाज अच्छा, ये जो हमारा पैटर्न था, ये जो हमारा 1950 से लेकर 1980 तक ये जो चल रहा था, ये जो पॉलिसी थी सरकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे चल रही थी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी यानी कि इसमें सरकार के हाथ में सारा रिसोर्सेज था। हमें पढ़ा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमने पढ़ा है ना। तो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, उसमें हमने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ा है। तो उसी के अंदर में ये आता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब कि सरकार के हाथ में सारी रिसोर्सेज होती हैं, सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा समाज का, सोशल का, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ऐसी इंडस्ट्री सरकार बैठा रही थी जिससे समाज का वेलफेयर हो, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स हैं जो दिखाते हैं कि क्या गुड इम्पैक्ट था हमारे ये जो फीचर्स थे इसके, ये जो स्ट्रेटजी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की 1950 से लेकर 1990 तक, उसका गुड इम्पैक्ट ये सब था। अब हम आते हैं उसके बैड इम्पैक्ट पे। बैड इम्पैक्ट पे सबसे पहला हो गया पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एक लोग बेचने वाले, कई लोग खरीदने वाले, यानी कि एक दुकानदार और कई कस्टमर। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली हो गया। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली का मतलब जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी फैक्ट्रियां थी, उसमें मोनोपोली हो गया। मोनोपोली का मतलब है कि एक लोग बेचने वाले, बाकी कई कस्टमर खरीदने वाले। तो पब्लिक सेक्टर क्या हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ BSNL है। तो इसमें क्या होता था, इसमें BSNL है, इसमें क्या होता था कि जब भी आपको चाहिए होता था, सिम चाहिए होता था, BSNL का या कनेक्शन चाहिए होता था, तो लंबी लंबी लाइन लगी होती थी। तो इसमें सरकार के हाथ में था BSNL का जो भी कनेक्शन था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा नौकर इनएफिशिएंट जो काम करने वाले थे वो करप्ट हो गए थे, पैसा एक्स्ट्रा मांगते थे, जब मन करता था तब ऑफिस खोलते थे, जब मन करता था तब बंद कर देते थे। आपको मालूम हो कि इकोनॉमिक्स की बुक सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, तो वो व्यक्ति जो बेच रहा है वो उसके अंदर गुरूर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे हम ही हैं, लेगा तो हम ही से लेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा। तो वैसा ही हो गया था पब्लिक सेक्टर वालों के साथ, करप्शन में एकदम लीन हो गए थे, एक्स्ट्रा पैसे मांगते थे कनेक्शन देने के लिए, बहुत ज़्यादा जो है इनएफिशिएंट, काम चोर हो गए थे, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ थे। तो पहला बैड इम्पैक्ट तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में सब कुछ रहने से वो एकदम लोग इनएफिशिएंट हो गए थे, सरकारी कर्मचारी, और करप्शन में एकदम लीन हो गए थे, अपना काम एकदम अच्छे से नहीं कर रहे थे, जनता को परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट, ग्रोथ और डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल। जो सरकार ने जो ग्रोथ का प्रोसेस किया था डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए कि भाई ऐसे ग्रोथ होगा, हम जो है सब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लगाएंगे, हम फॉरेन एक्सचेंज, बाहर सामान नहीं बेचेंगे, हम अपने घर में सामान को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें किया था ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें किया था ना ग्रोथ करने के लिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। लेकिन वो सब क्या हो गया, वो सब इंडस्ट्री कहाँ चली गई, वो सब इंडस्ट्री एकदम जो है लॉस में चली गई और इसका ग्रोथ जो है फेल हो गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंपटीशन, इसी का एक पार्ट है, आप कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्यों फेल हुआ, इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, हमारे घर की इंडस्ट्री का ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आसपास कोई कंपटीशन नहीं था। अगर क्लास में आप अकेले बैठे हों और CBSE बोर्ड को आपका अकेले का रिजल्ट बनाना है, तो चाहे जितना परसेंटेज आए आप ना फेल होंगे ना पास होंगे, ठीक है। वही हाल इनका था, एक ही कंपनी है BSNL, आसपास कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, तो ये राजा ही हो गया, चाहे ये 5% पाए, चाहे 10% पाए, चाहे 50% पाए, राजा ही है कहलाएगा। तो लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से जो ये ग्रोथ था डोमेस्टिक इंडस्ट्री का, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव टू बी इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। हमने सेव करने के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा है फीचर्स में कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया सरकार ने। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि बाहर से हम कोई भी सामान नहीं बनाएंगे, रेदर देन उसको, उस सामान को जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको अपने घर में ही बनाएंगे, अपने घर में उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे, ये मतलब था। तो जो ये सरकार ने किया कि बाहर से हम जापान से कुछ ना मंगाएं, इससे हमको जापान को, इंडिया को कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, सेव होगा, हमारा जो करेंसी, हमारा जो बाहर की जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या रहेगा, बढ़ेगा, मतलब घटेगा नहीं। लेकिन ये पॉलिसी क्या हो गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये जो पॉलिसी थी सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, हमारा फॉरेन एक्सचेंज नीचे जाने लगा,
और हमें 1990 आते आते हमें 1990 आते आते वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़ा लोन लेना पड़ा, हमें अपना पूरा जो सोना था मैक्सिमम उसको गिरवी रखना पड़ा। इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारे थे जो आपके बैड इम्पैक्ट्स दिखाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के 1950 से लेकर 1990 तक जो ग्रोथ करने के लिए जो भी सरकार ने स्टेप लिया था उस सब के। इसके ठीक आपका इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, जो इसको 1991 में लाया गया था सिर्फ इसी बैड इम्पैक्ट्स के कारण।